आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते हैं। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है, वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। मैं हैरान हूं। और ये बोलने वाले कौन लोग हैं? क्या ये देश भूल गया है? ये 14 अगस्त विभाजन विभीषिका पीड़ादायक दिवस आज भी हमारे सामने उन चीख को लेकर के, उस दर्द को लेकर के आता है। ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। जब मां भारती की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना था, जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था, बेड़ियों को काटना था, तब इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी, मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। और ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिस वंदे मातरम गीत ने देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी थी। हिंदुस्तान के हर कोने में वंदे मातरम चेतना का स्वर बन गया था। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने मां भारती के ही टुकड़े किए, इतना नहीं, वंदे मातरम गीत के भी टुकड़े कर दिए। ये वो लोग हैं माननीय अध्यक्ष जी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये गैंग, ये नारा लगाने वाले लोग, इनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए पहुंच जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि सिलीगुड़ी के पास जो छोटा सा नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला कॉरिडोर है, उसको काट दें तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। ये सपना देखने वालों का जो लोग समर्थन करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जरा इनको, जहां भी हो, जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दें। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछें कि कच्छ तीवू क्या है। कोई पूछे इनको, कच्छ तीवू क्या है? इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज ये कच्छ तीवू। और ये कच्छ तीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं, मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। एक कच्छ तीवू है किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। तो
कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा। आदरणीय अध्यक्ष जी, और कांग्रेस का मां भारती के प्रति प्रेम क्या रहा है? भारत के वासियों के प्रति प्रेम क्या रहा है? एक सच्चाई बड़े दुख के साथ मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। ये पीड़ा वो नहीं समझ पाएंगे। मैं दौर देश के चप्पे चप्पे पर घुमा हुआ व्यक्ति हूं और राजनीति में कुछ नहीं था, तब भी मेरे पैर वहां घिसता था। मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है उस क्षेत्र के प्रति, इनको अंदाज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 3 प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं और बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं। देशवासी भी सुन रहे हैं। पहली घटना 5 मार्च 1966। 5 मार्च 1966। इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। उस दर्द को मिजोरम भूल नहीं पा रहा। कभी इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की, घाव भरने का प्रयास तक नहीं किया। कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ। और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है। दोस्तों, ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना। कौन था उस समय? इंदिरा गांधी। अकाल तख्त पर हमला हुआ है तो अभी भी हमारी स्मृति में है। उनको मिजोरम में उससे पहले ही आदत लग गई थी और इसलिए अकाल तख्त पर हमला करने तक वो पहुंचे थे, मेरे ही देश में। और यहां में उपदेश दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट में वहां के लोगों के विश्वास की इन्होंने हत्या की। वो घाव किसी न किसी समस्या के रूप में उभर करके आते हैं, उन्हीं के कारनामे। आदरणीय जी, मैं दूसरी घटना का वर्णन करना चाहता हूं और वो घटना है 1962। 1962 का वो खौफनाक रेडियो प्रसारण आज भी शूल की तरह नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चुभ रहा। पंडित नेहरू ने 1962 में, जब देश के ऊपर चाइना का हमला चल रहा था, देश के हर कोने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अपेक्षा करके बैठे थे। उनको कोई मदद मिलेगी, उनकी जान माल की रक्षा होगी, देश बच जाएगा। लोग अपने हाथों से लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। ऐसी विकट घड़ी में
दिल्ली के शासन पर बैठे हुए, और उस समय पर एकमात्र जो नेता हुआ करते थे, पंडित नेहरू ने रेडियो पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था, माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ आसाम। ये हाल करके रखा था उन्होंने। वो प्रसारण आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चूकता रहता है। और किस प्रकार से उस समय नेहरू जी ने उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ जीने के लिए मजबूर कर दिया। ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी यहां चले गए लोहियावादी, गुड्डू में भी सुनाना चाहता था। जो लोग अपने आप को लोहिया जी का वारिस कहते हैं, और जो कल सदन में बड़े उछल उछल करके बोल रहे थे, हाथ लंबे चौड़े करने की कोशिश कर रहे थे, लोहिया जी ने नेहरू जी पर गंभीर आरोप लगाया। और लोहिया जी ने कहा था, और वो आरोप था कि जानबूझकर नेहरू जी नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं कर रहे, जानबूझ करके नहीं कर रहे। और लोहिया जी के शब्द थे, ये कितनी लापरवाही वाली और कितनी खतरनाक बात है। लोहिया जी के शब्द हैं, ये कितनी लापरवाही वाली और कितनी खतरनाक बात है। 30,000 स्क्वायर मील से बड़े क्षेत्र को एक कोल्ड स्टोरेज में बंद करके उसे हर तरह के विकास से वंचित कर दिया गया है। ये लोहिया जी ने नेहरू पर आरोप लगाया था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए तुम्हारा रवैया क्या है। ये कहा था। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के हृदय को, उनकी भावनाओं को आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। मेरे मंत्री परिषद के 400 मंत्री रात्रि निवास करके, और अकेले स्टेट हेडक्वार्टर पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर, और मैं स्वयं 50 बार गया। ये आंकड़ा नहीं है सिर्फ, ये साधना है, ये नॉर्थ ईस्ट के प्रति समर्पण है। आदरणीय, और कांग्रेस का हर कामकाज राजनीति और चुनाव और सरकार के आसपास ही घूमता है। जहां ज्यादा सीटें मिलती हो, राजनीति की अपनी खिचड़ी पकती है, तो वहां तो मजबूरन सही कुछ कर लेते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में देश सुन रहा है। नॉर्थ ईस्ट में उनकी कोशिश रही कि जहां पर एक्का दुक्का सीटें होती थी, वो इलाके उनके लिए स्वीकार्य नहीं थे, वो इलाके उनको मंजूर नहीं थे, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था, उनको देश के नागरिक के रीते उनकी कोई संवेदना नहीं थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, और इसलिए जहां इक्का दुक्का सीटें हुआ करती थी, उसके प्रति सौतेला व्यवहार ये कांग्रेस के डीएनए में रहा है। पिछले कई वर्षों का इतिहास देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में उनका ये रवैया था। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है।
मणिपुर की समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किए जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्थिति पैदा हुई। कल अमित भाई ने विस्तार से बताया समस्या क्या है, कैसे हुआ। लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत मणिपुर, भाव भक्ति की समृद्ध विरासत वाला मणिपुर, स्वतंत्रता संग्राम और आजाद हिंद फौज, अनगिनत बलिदान देने वाला मणिपुर, कांग्रेस के शासन में ऐसा महान हमारा भूभाग अलगाव की आग में बलि चढ़ गया। आखिर क्यों? आदरणीय अध्यक्ष जी, आप सबको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं साथ, यहां मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं उनको हर चीज का पता है। जब मणिपुर में वो एक समय था, हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किसकी थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी, तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे, ये निर्णय किए जाते थे, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब एक अभियान चला था, अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का, ये देश का अमूल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समय सरकार किसकी थी? जब मणिपुर में मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, ताले लग जाते थे, पूजा अर्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सेना का पहरा लगाना पड़ता था, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब इम्फाल के इस्कॉन मंदिर पे बम फेंककर श्रद्धालुओं की जान ले ली गई थी, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अफसर, हाल देखिए, आईएएस आईपीएस अफसर, उनको अगर वहां पर काम करना है तो उनके तनख्वाह का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोगों को देना पड़ता था, तब जाकर के वो रह पाते थे, तब सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी पीड़ा सिलेक्टिव, इनकी संवेदनाएं सिलेक्टिव, इनका सब बातचीत राजनीति से शुरू होती है और राजनीति से आगे बढ़ती है। वे राजनीति के दायरे से बाहर हैं, न मानवता के लिए सोच सकते हैं, न देश के लिए सोच सकते हैं, न ही देश की इन कठिनाइयों के लिए सोच सकते हैं। उनको सिर्फ राजनीति के सिवा कुछ सोचता नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मणिपुर में जो सरकार है वो पिछले 6 साल से इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए लगातार कोशिश, समर्पित भाव से कोशिश कर रही है। बंद और ब्लॉकेड का जमाना कोई भूल नहीं सकता है। मणिपुर में आए दिन बंद और ब्लॉकेड होता था, वो आज बीते दिन की बात हो चुकी है। शांति स्थापना के लिए, हर एक को साथ लेकर चलने के लिए एक विश्वास जगाने का प्रयास निरंतर हो रहा है।
आगे भी होगा। और जितना ज्यादा हम राजनीति को दूर रखेंगे उतनी शांति निकट आएगी। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट आज भले हमें दूर लगता हो, लेकिन जिस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया का विकास हो रहा, जिस प्रकार से आसियान देशों में का महत्व बढ़ रहा, वो दिन दूर नहीं होगा। हमारे ईस्ट की इस प्रगति के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट वैश्विक दृष्टि से सेंटर पॉइंट बनने वाला है। और मैं ये देख रहा हूं और इसलिए मैं पूरी ताकत से आज नॉर्थ ईस्ट की प्रगति के लिए लड़ रहा हूं। वोट के लिए नहीं कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि करवट लेता हुआ विश्व की नई संरचना किस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया और आसियान कंट्री के अंदर प्रभाव पैदा करने वाली, और तब नॉर्थ ईस्ट का क्या महत्व बढ़ने वाला है, और नॉर्थ ईस्ट की जाहो जलाली गौरव गान फिर से कैसे शुरू होने वाला है, मैं देख सकता हूं। और इसलिए मैं लगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, और इसीलिए हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को पहली प्राथमिकता दी है। पिछले 9 वर्षों में लाखों करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने लगाए। आज आधुनिक हाईवे, आधुनिक रेलवे, आधुनिक नए एयरपोर्ट, ये नॉर्थ ईस्ट की पहचान बन रहे हैं। आज पहली बार अगरतला रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा है। पहली बार मणिपुर में गुड्स ट्रेन पहुंची है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन चली है। पहली बार अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना है। पहली बार अरुणाचल में सिक्किम जैसे राज्य एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा है। पहली बार वाटरवेज के जरिए पूर्वोत्तर इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे बना है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट में एम्स जैसा मेडिकल संस्थान खुला है। पहली बार मणिपुर में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल रही है। पहली बार मिजोरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जैसे संस्था खुल रहे हैं। पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में नॉर्थ ईस्ट की इतनी भागीदारी बढ़ी है। पहली बार नागालैंड से एक महिला सांसद राज्यसभा में पहुंची है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली बार पूर्वोत्तर से लसित बरफुकन जैसे नायक की झांकी गणतंत्र दिवस में शामिल हुई है। पहली बार मणिपुर में रानी गाइडिंलिउ के नाम पर पूर्वोत्तर का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जब सबका साथ सबका विकास कहते हैं, ये हमारे लिए नारा नहीं, ये हमारे शब्द नहीं है, ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है, हमारे लिए कमिटमेंट है। और हम देश के लिए निकले हुए लोग हैं। हमने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी जगह पर आकर के बैठने का सौभाग्य मिले। लेकिन ये देश की जनता की कृपा है कि उसने हमें अवसर दिया है। तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए, सिर्फ देशवासियों के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विपक्ष के साथियों की एक बात के लिए आज तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि वैसे तो वो सदन के नेता को नेता मानने को तैयार नहीं। मेरे किसी भाषण को उन्होंने होने नहीं दिया। लेकिन मुझ में धैर्य भी है, सहन शक्ति भी है और जेल भी लेता हूं, और वो थक भी जाते हैं। लेकिन एक बात के लिए मैं तारीफ करता हूं, सदन के नेता के नाते मैंने 2018 में उनको काम दिया कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर, और मेरी बात मानी उन्होंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का कि 18 के बाद 23 में 5 साल में थोड़ा अच्छा करते, अच्छे ढंग से करते,
लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं, कोई इनोवेशन नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, न मुद्दे खोज पा रहे थे। यानी ये देश में इन्होंने बहुत निराश किया है। चलिए कोई बात नहीं, 2028 में मैं फिर से मौका दूंगा। लेकिन मैं इस बार उनसे आग्रह करता हूं कि जब 28 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हमारी सरकार के खिलाफ, थोड़ी तैयारी करके आइए, कुछ मुद्दे ढूंढ करके आइए। ऐसे क्या घिसी पिटी बातें लेकर के घूमते रहते हो? और देश की जनता को थोड़ा विश्वास इतना मेरे से कि चलो भाई आप विपक्ष के भी योग्य हो, इतना तो करो। आपने वो योग्यता भी खो दी। मैं आशा करता हूं कि वो आप थोड़ा होमवर्क करेंगे। तू मैं और चिल्लाना, चिखना, नारेबाजी करना, उसके लिए तो 10 लोग मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग वाला भी काम कीजिए ना। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजनीति अपनी जगह पे, संसद ये दल के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। संसद ये देश के लिए सम्मानीय सर्वोच्च संस्थान है, और इसलिए सांसदों के लिए भी इसके प्रति गंभीरता होना बहुत जरूरी है। देश इतने संसाधन लगा रहा है, देश के गरीब के हक का यहां खर्च किया जाता है, यहां का पल पल का उपयोग देश के लिए होना चाहिए, लेकिन ये गंभीरता विपक्ष के पास नजर नहीं है। इसलिए अध्यक्ष जी, ये राजनीति ऐसी तो नहीं हो सकती चलो खाली है जरा संसद घुमाते हैं, इसलिए संसद है क्या? ये तरीका होता है क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये चलो संसद घुमाते भावना से राजनीति तो चल सकती है, देश नहीं चल सकता। यहाँ देश चलाने के लिए हमें काम दिया है, और इसलिए उस जिम्मेवारी को अगर पूरा नहीं करते हैं तो हम जनता जनार्दन का, अपने मतदाताओं का विश्वासघात करते हैं, और इन्होंने विश्वासघात किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा इस देश की जनता पर अटूट विश्वास, अपार विश्वास, और मैं अध्यक्ष जी विश्वास से कहता हूं कि हमारे देश के लोग एक प्रकार से अखंड विश्वासी लोग, 1000 साल की गुलामी के कालखंड में भी उनके भीतर के विश्वास को कभी उन्होंने हिलने नहीं दिया। ये अखंड विश्वासी समाज है, अखंड चैतन्य से भरा हुआ समाज है। ये संकल्प के लिए समर्पण करने की परंपरा को लेकर चलने वाला समाज है। वयम राष्ट्रांग भूतः कह करके देश के लिए उसी संवेदना के साथ काम करने वाला ये समाज है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, ये ठीक है गुलामी के कालखंड हम पर बहुत हमले, बहुत कुछ झेलना पड़ा हमें, लेकिन हमारे देश के वीरों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के चिंतकों ने, हमारे देश के सामान्य नागरिक ने विश्वास की उस लहू को कभी बूझने नहीं दिया। कभी भी वो लौ कभी बूझी नहीं थी, और जब लौ बूझी नहीं तो उस प्रकाश पुंज की साये में आज लोग हम उस आनंद को ले रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते 9 वर्षों में देश के सामान्य का, मानवीय का विश्वास नई बुलंदियों को छू रहा है, नए अरमानों को छू रहा है। मेरे देश के नौजवान विश्व की बराबरी करने के सपने देखने लगे, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? हर भारतीय विश्वास से भरा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का भारत न दबाव में आता है, न दबाव को मानता है। आज का भारत न झुकता है, आज का भारत न थकता है,
आज का भारत में रुकता है। तो समृद्ध विरासत, विश्वास लेकर के, संकल्प लेकर के चलिए। और यही कारण है, जब देश का सामान्य मानवीय देश पर विश्वास करने लगता है तो दुनिया को भी हिंदुस्तान पर विश्वास करने के लिए प्रेरित है। आज जो भी दुनिया का विश्वास भारत के प्रति बना है, उसका एक कारण भारत के लोगों का खुद पर विश्वास बढ़ा। यह सामर्थ्य है। कृपा करके इस विश्वास को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मौका आया है देश को आगे ले जाने का। समझ नहीं सकते तो चुप रहो, इंतजार करो, लेकिन देश के विश्वास को विश्वासघात कर करके तोड़ने की कोशिश मत करो। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखने में हम सफल हुए और सपना लिया है 2047 जब देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होते पर ही अमृतकाल शुरू हुआ है और अमृतकाल के प्रारंभिक वर्षों में है। तब इस विश्वास के साथ मैं कहता हूं, जो नींव आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, उस नींव की ताकत है कि 2047 में हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान होगा, भारत विकसित भारत होगा साथियों। और ये देशवासियों के परिश्रम से होगा, देशवासियों के विश्वास से होगा, देशवासियों के संकल्प से होगा, देशवासियों की सामूहिक शक्ति से होगा, देशवासियों की अखंड एक राष्ट्र पुरुषार्थ से होने वाला है। ये मेरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हो सकता है यहां जो बोला जाता है वो रिकॉर्ड के लिए तो शब्द चले जाएंगे, लेकिन इतिहास हमारे कर्मों को देखने वाला है। जिन कर्मों से एक समृद्ध भारत का सपना साकार करने के लिए मजबूत नींव का कालखंड रहा है, उस रूप में देखा जाएगा। इस विश्वास के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी, आज सदन के सामने मैं कुछ बातें स्पष्टतापूर्वक करने के लिए आया और मैंने बहुत मन पर संयम रख करके उनकी हर अपशब्दों को हंसते हुए, अपने मन को खराब न करते हुए 140 करोड़ देशवासियों को, उनके सपनों और संकल्पों को अपनी नजर के सामने रख करके मैं चल रहा हूं। मेरे मन में यही है और मैं सदन के साथियों से आग्रह करूंगा, आप समय को पहचानिए, साथ मिलकर के चलिए। इस देश में मणिपुर से भी गंभीर समस्याएं पहले भी है, लेकिन हमने मिलकर के रास्ते निकाले हैं। आओ मिलकर के चले, मणिपुर के लोगों को विश्वास देकर के चले। राजनीति के खेल करने के लिए मणिपुर की भूमि का कम से कम दुरुपयोग न करें। वहां जो हुआ है वो दुखपूर्ण है, लेकिन उस दर्द को समझ करके दर्द की दवाई बन करके काम करें। यही हमारा रास्ता होना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस चर्चा में बहुत समृद्ध चर्चा इस तरफ तो हुई, एक डेढ़ घंटा विस्तार से सरकार के काम का हिसाब देने का हमें अवसर मिला है और मैं अगर ये प्रस्ताव न आया होता तो शायद हमें भी इतना कुछ कहने का मौका न मिलता। तो फिर एक बार प्रस्ताव लाने वालों का तो मैं आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन ये प्रस्ताव देश के विश्वासघात का प्रस्ताव है। ये देश को की जनता अस्वीकार करे ऐसा प्रस्ताव है और इसके साथ मैं फिर एक बार आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।